हेलो गाइस, मैं शार्दुल वाजपेयी जीएस लर्निंग पॉइंट की इस यदि लर्निंग पॉइंट की इस पॉलिटी की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति का जो अनुच्छेद है वो भाग 5 का है। यानी राष्ट्रपति संविधान के भाग 5 में जो संघ दिया गया है, संघ के तहत है। आइए हम समझते हैं भाग 5 को कहें। तो जो भाग 5 है इसके कुछ भाग हैं। नंबर 1 है कार्यपालिका। क्या? कार्यपालिका। कार्यपालिका। नंबर 2 पे है विधायिका। नंबर 3 पे है कार्यपालिका, विधायिका। विधायिका के बाद आता है न्यायपालिका। और अगले में है सीएजी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। जो कार्यपालिका है अनुच्छेद 52 से लेकर के अनुच्छेद ये भाग जो भाग 5 है ये 52 से लेकर 151 तक है। ठीक है, और जो कार्यपालिका है अनुच्छेद 52 से लेकर 78 और 78 तक है। विधायिका 79 से लेकर 123 तक है। न्यायपालिका 124 से लेकर 147 तक है। और जो सीएजी है वो 148 से लेकर 151 तक है। तो आज का हमारा टॉपिक है कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव, विधायिका को लेजिस्लेचर, न्यायपालिका को जुडिशरी और ये सीएजी हो गया। तो कार्यपालिका का एक हिस्सा है भारत का राष्ट्रपति। आज हम उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले राष्ट्रपति के बारे में समझते हैं। राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 से स्टार्ट होता है। 52 से। तो 52 कहता है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। क्या होगा? राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति होगा, एक ही राष्ट्रपति होगा। क्या? एक ही राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति होगा। क्या? और देश का प्रथम नागरिक होगा। देश का प्रथम नागरिक होगा। ठीक है, और देश का क्या होगा? संवैधानिक प्रधान होगा। संवैधानिक प्रधान होगा। राष्ट्रपति का पद, ये 52 के अंतर्गत है। राष्ट्रपति का पद कभी रिक्त नहीं होगा। क्या? कभी पद रिक्त नहीं होगा। रिक्त नहीं होगा। ये आर्टिकल आपके 52 के तहत है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा, एक ही राष्ट्रपति होगा, देश का प्रथम नागरिक होगा, संवैधानिक प्रधान होगा और यह पद कभी भी रिक्त नहीं रहेगा। ठीक है, इसके साथ ही साथ हमारे पार्लियामेंट में इसके लिए प्रेसिडेंट शब्द, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहले प्रेसिडेंट शब्द था, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सुझाव पर संविधान सभा ने राष्ट्रपति को जो प्रेसिडेंट शब्द था उसके लिए हिंदी में राष्ट्रपति शब्द का प्रयोग किया। आर्टिकल 52 के बाद अब हम समझते हैं आर्टिकल 53, अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53 क्या है? राष्ट्रपति की शक्तियों के लिए है। क्या? कि संघ की समस्त शक्तियां, संघ की समस्त शक्तियां, संघ की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। राष्ट्रपति में निहित होगी। ठीक है, एक पॉइंट, जिसका प्रयोग, जिस इन शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति स्वयं अथवा अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेगा। ठीक है, इन शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति स्वयं और अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेगा। अधीनस्थों के माध्यम से करेगा। इन 52 में राष्ट्रपति के बारे में बताया गया कि संघ की समस्त शक्तियां किसमें निहित होंगी? राष्ट्रपति में निहित होंगी। और राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग स्वयं करेगा अथवा अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेगा। अधीनस्थ का तात्पर्य है मंत्रिपरिषद से, इसका तात्पर्य है। ये हमने, हालांकि राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं नेक्स्ट वीडियो में उसको एलोबरेट करेंगे, उसको अच्छे समझेंगे। ये केवल शॉर्ट में आपको बता दिया गया जो आर्टिकल था। ठीक है, अब हम समझते हैं आर्टिकल 54। अनुच्छेद 54 कहता है, अनुच्छेद 54 के बारे में हम समझें। अनुच्छेद 54 कहता है राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। क्या? राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, इलेक्टोरल कॉलेज निर्वाचक मंडल। तो निर्वाचक मंडल में कौन कौन है? निर्वाचक मंडल में है लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित सदस्य, किसके? लोकसभा के, एलएस, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, मनोनीत नहीं, निर्वाचित सदस्य। ठीक, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानमंडलों के निर्वाचित सदस्य। राज्य विधानमंडल का तात्पर्य राज्य विधानसभाओं की, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित सदस्य। और एक पॉइंट है दिल्ली, पुडुचेरी, दिल्ली, पुडुचेरी और अभी जम्मू कश्मीर के भी अगले बार से भाग लेंगे। दिल्ली, पुडुचेरी और जे&के, यूटी जो है यूनियन टेरिटरी के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य।
निर्वाचित सदस्य। ठीक है, इस तरह से राष्ट्रपति के जो निर्वाचक मंडल में है, इलेक्टोरल कॉलेज में है, तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, राज्य विधानमंडल जो राज्य विधानसभाएं हैं उनके निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। दिल्ली और पुडुचेरी के लिए 70वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, ठीक है, 1992 में, जिसके माध्यम से दिल्ली और पुडुचेरी के जो विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य थे उनको 1997 में जब के.आर. नारायण भारत के राष्ट्रपति बने थे तब उन्हें अवसर दिया गया था राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का। कब? 70वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 के द्वारा दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य थे, ये केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनको भी राष्ट्रपति के इलेक्टोरल कॉलेज में शामिल किया गया था। ये राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल हो गया। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के बाद हम समझते हैं राष्ट्रपति का चुनाव का मेथड। आर्टिकल 55 जो है, अनुच्छेद 55 जो है, ये क्या है? चुनाव का तरीका है। चुनाव का तरीका है, ठीक। चुनाव का तरीका क्या है? चुनाव के तरीकों को यदि हम समझें तो क्या है? अप्रत्यक्ष मतदान, अप्रत्यक्ष चुनाव है। अप्रत्यक्ष कैसे है? इसमें डायरेक्ट आम जनता चुनाव में भाग नहीं लेती है। इसमें आम जनता के द्वारा चुने हुए जो प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि हैं, यानी कि लोकसभा, विधानसभा और राज्यसभा के जो चुने हुए सदस्य हैं वो ही इसमें चुनाव में भाग लेते हैं। तो अप्रत्यक्ष है, गुप्त मतदान प्रणाली है, गुप्त मतदान है। और क्या है? एकल संक्रमणीय मत प्रणाली है, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली है। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का तात्पर्य है कि वोट एक है और वो कई कैंडिडेट्स को ट्रांसफर होता है। मान लीजिए कि कोई 4 प्रत्याशी ए, बी, सी और डी हैं और किसी व्यक्ति का वोट एक है तो प्रथम वरिष्ठता का वोट ए को देगा, द्वितीय वरिष्ठता को बी को दे देगा, सी को 3 वरिष्ठता का और डी को 4 वरिष्ठता का दे देगा। इस तरह से एक ही मत है लेकिन कई लोगों को ट्रांसफर होता है, कई लोगों को संक्रमित होता है। ऐसी प्रणाली को एकल संक्रमणीय मत प्रणाली कहते हैं। और क्या है? प्रतिनिधित्व है, ठीक है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व, आनुपातिक प्रतिनिधित्व, ठीक। इस तरह से जो चुनाव का तरीका है वो अप्रत्यक्ष मतदान है, गुप्त मतदान है, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली है और आनुपातिक प्रतिनिधित्व है। यानी कि प्रत्येक राज्य की विधानसभाओं के अलग अलग विधानसभा के सदस्यों का मत अलग अलग होता है, उनकी जनसंख्या के अनुपात में तय होता है। 1971 की जनसंख्या के आधार पर लोगों का जो मत की कीमत है, मत का मूल्य है, वो अभी तक निर्धारित है, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया आर्टिकल 55। अब 55 के बाद हम समझते हैं 56। जो 56 है राष्ट्रपति का कार्यकाल के बारे में जानकारी देता है। 56 क्या? राष्ट्रपति का कार्यकाल। राष्ट्रपति का कार्यकाल क्या होता है? पद ग्रहण करने की तिथि से, यानी कि पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष, तिथि से 5 वर्ष, ठीक है। पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष, ये क्या है? अनुपातिक राष्ट्रपति का कार्यकाल है। यानी कि कोई व्यक्ति यदि 5 वर्ष, समझ रहे हैं, 5 वर्ष यदि वो पद में रहता है उसके पद ग्रहण करने के बाद, ठीक। इसके बाद कुछ स्थितियां ऐसी आती हैं कि राष्ट्रपति त्यागपत्र देता है। उनको समझ लेते हैं कि राष्ट्रपति 5 वर्ष, ठीक है। लेकिन 5 वर्ष के पहले यदि पहले क्या? यदि मृत्यु हो जाए तो भी राष्ट्रपति का पद खाली हो जाएगा और कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति को नियुक्त किया जाएगा। इसको उपराष्ट्रपति, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया जाएगा मृत्यु हो जाने पर। और यदि उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो सीजीआई को नियुक्त किया जाएगा। सीजीआई नहीं है तो जो सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठ न्यायाधीश होगा उसको राष्ट्रपति के तौर पर नियुक्त किया जाएगा, ठीक। अगली बात है, पहले में मृत्यु हो जाए, त्यागपत्र दे देगा। त्यागपत्र किसको संबोधित करता है? उपराष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को ही त्यागपत्र देता है। और महाभियोग यदि आ जाए उसके खिलाफ, महाभियोग आ जाए, महाभियोग की स्थिति में भी जिस दिन से दोनों सदनों के द्वारा महाभियोग प्रस्ताव पारित हो जाएगा उसी तिथि को राष्ट्रपति अपना पद त्याग देगा और उपराष्ट्रपति या सीजीआई को कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया जाएगा। 5 वर्ष के बाद यदि उसने अपना कार्यकाल पूरा कर लिया हो तब क्या होगा कि जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण ना कर ले तब तक राष्ट्रपति अपने पद पर बना रहेगा, अपने पद पर आसीन रहेगा। ये आर्टिकल 56 था राष्ट्रपति का कार्यकाल। अब हम समझते हैं आर्टिकल 57। 57 क्या है? राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन है। राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन, पुनर्निर्वाचन यानी कि राष्ट्रपति, भारत के संविधान में यह प्राविधान किया गया है कि कोई व्यक्ति कितनी बार भी राष्ट्रपति बन सकता है, यानी कि उसके पुनः राष्ट्रपति बनने पर किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं है, यानी कि कितनी बार भी जब तक वो चुनाव जीत सकता है वो राष्ट्रपति बना रह सकता है। ये आर्टिकल 57 हो गया। अब हम 58 की ओर रुख करते हैं। 58 में आर्टिकल जो 58 है वो क्या है? राष्ट्रपति की अर्हताएं बताता है। क्या? राष्ट्रपति की अर्हताएं।
अर्ताएं। कब? जब ये चुनाव लड़ रहा हो तो उसके अर्ताएं क्या होनी चाहिए? चुनाव के समय की अर्ताएं हैं। अर्ताओं को हम समझें क्या हो कि वह भारत का नागरिक हो। पहली कंडीशन है कि भारत का नागरिक हो, विदेशी को चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं, भारत का नागरिक हो, पॉइंट नंबर 1। दूसरा, वह न्यूनतम 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, न्यूनतम 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, ठीक है। और क्या कर चुका हो? न्यूनतम 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। इसके साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट है, लोगों को अक्सर नहीं समझ में आता कि लाभ का पद धारण न करता हो, लाभ का पद धारण ना करता हो, ठीक है। लाभ का पद धारण ना करता हो, ठीक। लाभ का पद क्या है? लाभ का पद जो केंद्र सरकार के मंत्री हैं, राज्यपाल हैं, और राज्य सरकारों के मंत्री हैं या उप मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, ये सारी चीजें लाभ के पद से बाहर हैं। यानी केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय निकाय और अन्य प्राधिकरणों के जो अधिकारी हैं, जो वेतन भत्ते आदि प्राप्त करते हैं, गाड़ी वाहन शुल्क इत्यादि को मिलता है, ऐसे पद लाभ के पद होते हैं। इन पद को वो धारण ना करता हो। तो राष्ट्रपति की अर्हताओं की बात की जाए तो राष्ट्रपति की अर्हताएं क्या होंगी? जब राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहा हो कि वह भारत का नागरिक हो, ठीक है, न्यूनतम 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो और लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। इसके साथ ही साथ वह लाभ का पद धारण न करता हो, यानी कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार, नगर पालिका, नगर निगम जो स्थानीय निकाय हैं और अन्य कोई प्राधिकरण जो राज्य की परिभाषा में आते हों, उनमें वो पद धारण ना करता हो, यानी सरकारी सर्विस में ना हो, ठीक है। ये चीजें उनकी व्यवस्था में होने चाहिए, तभी कोई व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। और चुनाव लड़ने के लिए 50 अनुमोदक, 50 प्रस्तावक होने चाहिए और 15,000 की राशि जमा करानी पड़ती है। क्या? 50 अनुमोदक, कितने? 50 प्रस्तावक, 50 अनुमोदक यानी उसका समर्थन करने वाले हों, और 15,000 की राशि कहाँ? ये RBI में जमा कराना पड़ता है। और कुल वैध मतों का 1/6 यदि प्राप्त ना हो तो ऐसे प्रत्याशी की क्या है? जमानत जब्त हो जाती है और उसकी जमानत राशि वापस नहीं की जाती है। यदि 1/6 से अधिक मत प्राप्त होते हैं तो उसकी जो 15,000 का जो ड्राफ्ट है, जो RBI में उसने जमा किया है, वो उसे वापस मिल जाता है। इस तरह से हमने समझा राष्ट्रपति की अर्हताएं। अब अगली अर्हता क्या है? आर्टिकल 59 कहता है। 59 क्या कहता है? आर्टिकल 59 को समझें। आर्टिकल 59 कहता है कि राष्ट्रपति जब पद ग्रहण कर रहा हो, यानी शपथ ले रहा हो, शपथ के समय क्या योग्यता होनी चाहिए, ठीक है। तो राष्ट्रपति पद की ये शर्तें हैं, ये कंडीशंस हैं। राष्ट्रपति पद ग्रहण हेतु शर्तें कह सकते हैं क्या? नंबर 1, वह किसी भी संसद का सदस्य नहीं होना चाहिए, संसद और राज्य विधानमंडलों का सदस्य नहीं होना चाहिए। राज्य विधानमंडल का सेंस विधानसभा और विधान परिषद दोनों से, विधान मंडलों का सदस्य नहीं होना चाहिए, सदस्य नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगले पार्ट में बात करें, और लाभ का पद धारण न करता हूं, लाभ का पद धारण न करता हूं, ठीक। ये आर्टिकल 59 है कि राष्ट्रपति जब पद को ग्रहण करने वाला हो उस समय टर्म्स एंड कंडीशन बताई गई हैं। क्या? कि वह संसद यानी पार्लियामेंट और जो स्टेट लेजिस्लेचर है, राज्य विधानमंडल है, उनका सदस्य नहीं होना चाहिए। चुनाव लड़ते समय सदस्य हो सकता है, लेकिन चुनाव के बाद जब वो पद ग्रहण करने वाला हो उस समय राज्य विधानमंडलों या संसद का सदस्य नहीं होना चाहिए और लाभ का पद धारण न करता हो, ठीक है। लाभ का पद यानी केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय निकाय या किसी अन्य प्राधिकरण में वह क्या हो? सदस्य ना हो, उसका सरकारी नौकरी, वेतन भोगी कर्मचारी ना हो। ये आर्टिकल 59 है। अब समझते हैं आर्टिकल 60, अनुच्छेद 60। अनुच्छेद 60 कहता है, 60 क्या है? राष्ट्रपति की शपथ के बारे में बताता है। राष्ट्रपति की शपथ, तो राष्ट्रपति को शपथ है कौन दिलाता है? CJI दिलाता है। कौन दिलाता है? CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। यदि CJI नहीं है तो CJI की गैर मौजूदगी, CJI के गैर मौजूदगी में जो सुप्रीम कोर्ट का, SC का वरिष्ठ न्यायाधीश है, सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठ न्यायाधीश, ठीक है, वह शपथ दिलाएगा, शपथ दिलाएगा, ठीक। अनुसूची 3 जो कि शपथ के प्रारूपों की जानकारी देता है हमारे संविधान की अनुसूची 3, उसमें राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख नहीं है, ठीक है। और जो राष्ट्रपति है वह संविधान की रक्षा, क्या? संविधान की रक्षा, प्रतिरक्षा व संरक्षण की शपथ लेता है, संरक्षण की शपथ लेता है, ठीक है। ये प्रश्न पूछा जाता है कि भारत का राष्ट्रपति किसके संरक्षण की शपथ खाता है? तो संविधान की रक्षा की, प्रतिरक्षा की व संरक्षण की शपथ खाता है, ठीक है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? CJI दिलाता है।
सीजेआई की गर्मजूती हो, यदि सीजेआई नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट का जो वरिष्ठ न्यायाधीश है वह शपथ दिलाएगा। ये आर्टिकल 60 हो गया शपथ। इसके बाद हम समझते हैं आर्टिकल 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग। 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है। महाभियोग की प्रक्रिया, इस शब्द का जिक्र अनुच्छेद 59 में है, लेकिन इस प्रक्रिया का जिक्र कहां पर है? हमारे आर्टिकल 61 में है। ठीक है, 61 में है, क्या कहता है कि आधार क्या है, कब किसी राष्ट्रपति पर आप महाभियोग ला सकते हैं। ठीक, यानी कि साबित कदाचार, साबित कदाचार, यदि उसका कदाचार साबित हो जाए और कब हो सकता है? यह संविधान का उल्लंघन किया, संविधान का उल्लंघन होने पर। ठीक है, दो स्थितियों में आ सकता है, साबित कदाचार और संविधान का उल्लंघन हो जाए। ठीक है, जो राष्ट्रपति पर महाभियोग है संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, और इसके लाने के लिए जिस सदन में यह प्रस्ताव लाया जाएगा उस सदन में क्या हो, 1/4 चौथाई सदस्य उस प्रस्ताव का समर्थन करना चाहिए शुरुआत में। ठीक है, उसके प्रस्ताव होने चाहिए कितने, चौथाई सदस्य। इसके बाद ही उस जिस सदन में लाया जाएगा, जो सदन का पीठासीन अधिकारी होगा वह उस प्रस्ताव को स्वीकार करेगा। इसके बाद उस पर चर्चा होगी। ठीक, चर्चा होगी, बहस होगी, और उसको 2/3 विशेष बहुमत, 2/3 यानी उपस्थित सदस्यों का 2/3 और कुल सदस्य संख्या का 50%, कुल सदस्य संख्या का 50% और उपस्थित तथा मत देने वालों का 2/3, जिसको बोलते हैं विशेष बहुमत। इस विशेष बहुमत से जब एक सदन पारित कर देता है तब वह दूसरे सदन में जाएगा। दूसरे सदन को जांच सदन बोलते हैं, और इसमें राष्ट्रपति को अपना पक्ष रखने की अनुमति होती है। राष्ट्रपति स्वयं अथवा अपने किसी प्रतिनिधि के माध्यम से अपना पक्ष रख सकता है। और यदि दूसरा सदन भी क्या, 50% यानी विशेष बहुमत से, यानी उपस्थित और मत देने वालों का 2/3 और कुल सदस्य संख्या का 50% से यदि वह उस प्रस्ताव को पारित कर देता है, उसी दिन उसी तिथि से राष्ट्रपति को अपना पद त्यागना होगा। ये आर्टिकल 61 है। ठीक है, अब हम समझते हैं आर्टिकल 62। आर्टिकल 62 कहता है, कार्यवाहक राष्ट्रपति के बारे में बताता है। ठीक है, आर्टिकल 62 क्या, कार्यवाहक राष्ट्रपति, कार्यवाहक राष्ट्रपति। कार्यवाहक राष्ट्रपति क्या है? यदि राष्ट्रपति त्याग पत्र दे दे, उसकी मृत्यु हो जाए या उस पर महाभियोग आ जाए। ठीक है, ऐसी स्थिति में आप उपराष्ट्रपति को क्या करेंगे, उपराष्ट्रपति को कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त किया जाएगा, कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त किया जाएगा। ठीक है, और ये कार्यवाहक राष्ट्रपति, यदि उपराष्ट्रपति भी अपने पद पर ना हो तो जो सीजेआई है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उसको नियुक्त किया जाएगा। यदि सीजेआई भी ना हो तो जो सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठ न्यायाधीश होगा उसको नियुक्त किया जाएगा। परंतु ये कार्यवाहक राष्ट्रपति का जो पद है ये मात्र 6 महीने का रहता है, मात्र 6 माह। 6 माह के बाद राष्ट्रपति का चुनाव फिर से करना पड़ेगा, और जब उस चुनाव में ये जो उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकता है, ठीक है, चुनाव में भाग ले सकता है, लेकिन उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति सीधे नहीं बन सकता बिना चुनाव प्रक्रिया के, यानी कि उसको भी चुनावी प्रक्रिया से निपटना पड़ेगा। यदि नया राष्ट्रपति चुन कर आता है तो जो उपराष्ट्रपति है ये क्या है, वापस से राष्ट्रपति बन जाएगा। उपराष्ट्रपति है जो अभी कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद पर था, वापस से आकर उपराष्ट्रपति पद सुशोभित करेगा। ठीक है, ये आपने समझ लिया, आर्टिकल 62 को भी समझा। एक चीज थी, आर्टिकल 56 में एक्सप्लेन कर रहा था, उसमें थोड़ा सा एक पॉइंट छूट गया। निर्वाचन के तरीके में हम बात कर रहे थे, निर्वाचन का तरीका क्या था उसको हमने समझ लिया था। होता क्या उसमें कि कुल जो मत पड़े हैं, मत पड़ने का क्या, कुल वैध मतों का, कितने मत किसी राष्ट्रपति को चुनाव जीतने के लिए चाहिए, तो कुल वैध मतों का, वैध मत बटे 2+1, यानी कि 50% मत उसको चाहिए +1। इतने मतों के बाद ही कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है। यदि प्रथम बार की गणना में कोई प्रत्याशी इतने मत प्राप्त नहीं करता है तो उसकी द्वितीय चरण की गणना प्रारंभ की जाती है, ताकि 50% +1 यानी 50% से थोड़ा अधिक इतने मत किसी प्रत्याशी को प्राप्त ही करने चाहिए, तभी वो राष्ट्रपति बन सकता है। और एक पॉइंट था कि डॉक्टर वीवी गिरी एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जिनके चुनाव में द्वितीय चरण की मतगणना करानी पड़ी। ठीक है, द्वितीय चरण की मतगणना करानी पड़ी। और नीलम संजीवा रेड्डी, कौन, नीलम संजीवा रेड्डी ऐसे राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध चुनाव में जीते। पहला चुनाव हार गए, दूसरा चुनाव फिर से लड़े और निर्विरोध चुनाव के रूप में उन्होंने अपनी जीत दर्ज की थी। इस तरह से हमने राष्ट्रपति को समझ लिया है। ठीक है, राष्ट्रपति के वेतन भत्ते इत्यादि का जिक्र जो है अनुच्छेद 59 में है। वेतन भत्ते बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, एग्जाम में पूछा नहीं जाता है इसलिए। और हाँ, एक प्रश्न ये बन सकता है कि राष्ट्रपति का जो वेतन है वो कहाँ से दिया जाता है, तो भारत की जो संचित निधि है, संचित निधि से, भारत की संचित निधि से राष्ट्रपति को वेतन भुगतान भत्ते आदि दिए जाते हैं, उसको आवास इत्यादि उपलब्ध कराया जाता है, और इस पर बहस नहीं होती संसद में, इसको ऐसे ही पास कर दिया जाता है। ठीक है, हमने भारत के राष्ट्रपति को समझ लिया। आज की क्लास में इतना ही। शेष नेक्स्ट क्लास में हम जब पढ़ेंगे तो राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में जानकारी आप लोगों से बीच साझा की जाएगी। थैंक यू सो मच।